Assalamualaikum and a very warm welcome. You are watching Good Morning Public with me और आप सब मुझे कहते हैं सुहाव सल. हैप्पी मंडे फ्रॉम माय साइड. गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक कि आपका आज का दिन और ये पूरा हफ्ता बेहतरीन गुजरे. लेकिन वीकेंड कैसे गुजरा ये आपसे भी पूछेंगे. क्या क्या हैपनिंग मीडिया में और सोशल मीडिया में हुई इसके बारे में भी बात करेंगे. लेकिन पहले चलते हैं लाहौर से डायरेक्ट इस्लामाबाद. अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी. वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग. आपने दुरुस्त फरमाया कि वीकेंड की बात की जाए. वैसे तो प्लानिंग बहुत होती है, आज जुमे का दिन आता है, लेकिन सैटरडे संडे कैसे गुजर जाता है नहीं मालूम होता है. बहुत सारे काम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे इवेंट जो कहीं ना कहीं, और बहुत सारे दोस्तों से मिलना जो है वो आपके शेड्यूल में होता है, लेकिन फिर बहुत सारे ऐसे काम सामने आ जाते हैं. हाँ, अब मंडे का दिन है और एक मंडे के साथ साथ एक नई शुरुआत होती है नए हफ्ते की, और बहुत सारे कामों की प्लानिंग होती है. लेकिन वीकेंड की हैपनिंग की अगर हम बात कर ले तो सोशल मीडिया समेत हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में हमारे अगर पैमरा ऑर्डिनेंस बिल की बात कीजिए तो उसके बारे में बहुत सारी राय हमें सोशल मीडिया पे देखने में मिली. हाँ, अलबत्ता हम बात करें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तो जमहूरियत में आपको पता है आज़ादी, इजहार राय और आज़ादी सहाफ़त की हामी आज की इत्तेहादी हुकूमत जो जब अपोजिशन में हुआ करती थी तो उस दौर में जितनी भी कदगने लगी, जितनी भी ज़ुबानबंदियाँ भी हुई, जितनी भी एक्ट पास हुए, उस पर उस वक्त तो मीडिया स्कोरिंग कह सकते हैं या पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए खैर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया आज की हुकूमत ने. उस वक्त जब वो अपोजिशन में थी उस वक्त क्या हम देखने में आया कि येस, अगर हम आज़ादी इजहार राय की बात करें और मुख्तलिफ सहाफ़ियों की बात करें जिन पर पाबंदियाँ लगाई गई, उस वक्त उनके एडवोकेट बन के और उस वक्त मीडिया की सहाफ़त की इत्तेहादी बन के उस वक्त तो काफ़ी मीडिया स्कोरिंग हमारी आज की मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने की. लेकिन आज जब आप दौरे हुकूमत में हैं, आप इक़्तिदार में हैं, तो क्या सहाफ़त के तमाम तर स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए हैं? क्या आपके तमाम मयार बदल गए हैं? लेकिन ये एक्ट जो मंजूर किया है अरमीत पाजी, इसमें डिटेल में आपकी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन इसको एलाबोरेट करने की कोशिश किया है. मैं भी देखिए इस मुल्क में रहती हूँ, इस मुल्क समेत पाकिस्तान समेत अरमीत पाजी जितने भी जमहूरी स्टेट्स हैं, अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो हाँ अलबत्ता ये होना चाहिए. मीडिया एथिक्स की बात करनी चाहिए, मीडिया रेगुलेशन की बात की जाए. लेकिन पाकिस्तान में दरअसल मसला ये है कि ये डिस इन्फॉर्मेशन की जो डेफिनेशन हमने उस एक्ट में देखी उसके मुताबिक ये मीडिया की डिस इन्फॉर्मेशन जल्द अज जल्द जुर्माने आयद होने के बाद देखने में ये आता है कि ये सेंसरशिप में बदल जाती है. तो मीडिया एथिक्स को जो कवानीन आ रहे हैं माजरत के साथ, आपने तो मैंने तो काफ़ी अरसा इस सारी चीज़ों को कवर भी किया, और मुझे याद है कि बिलावल भुट्टो साहब की वो तकरीरें, और जब भी हमारे दोस्त, हमारे कुलीग मदिउल्लाह जान साहब को जब उठाया गया तो तब हमने देखा कि पूरी की पूरी पीडीएम जो है उनके घर पहुंची. फिर इसी तरह बहुत सारे वाक़यात हुए और असदतूर का मामला आया, अफसर आलम का मामला आया, तो तब भी हमें ये बड़े एक्टिव नज़र आते थे. लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें, अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ, शहीद हुए, बेदर्दी से हड्डियाँ उसके हाथों को अगर आप देखें, उनकी चोड़ों को जिस तरह तोड़ा किया, उस पर हमें कभी इनकी मज़म्मत नज़र नहीं आई. फिर हमने आज आप अंदाज़ा लगा लें कि 73 दिन हो गए हैं हमारे दोस्त, हमारे कुलीग इमरान रियाज को कि कहाँ हैं, किस हाल में है. अदालत पूछती है, सवाल पूछती है, और फिर जो है वही लॉलीपॉप, और आज उसके बच्चे, उसकी बेगम, उसके माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप इंतज़ार में हैं, दरवाजे को देखते हैं कि कब जो है वो उनका बच्चा दोबारा आएगा, लौट के आएगा. ना कोई पता है, ना कोई अता है कि कहाँ गया, कहाँ वो गायब, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गए. ये सिचुएशन है. सहाफ़ियों की बात की जा रही है. आपको याद है कि जब तहरीक इंसाफ ने यह मामला उठाया तब भी हमने बहुत ज़्यादा तहरीकी शुरू की और बहुत ज़्यादा डी चौक में जाके मुजाहरे किए, हमने पार्लियामान के सामने मुजाहरे किए. लेकिन आज जो सिचुएशन है माज़रत के साथ, बहुत सारे सहाफ़ी, हम खुद भी बटे हुए लोग हैं, वो सहाफ़ी जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बड़े एक्टिव नज़र आते थे, आज वो कहीं ना कहीं खामोश हैं. और कहीं उस दौर में जो उसको सपोर्ट करते आज वो ज़्यादा एक्टिव हैं. एक तो ये सिचुएशन है. लेकिन आपने कदगनों की बात की, पाबंदियों की बात की, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आप ट्वीट करें और फिर आप अपना हशर देखें. अगर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि किस किस्म से सहाफ़ियों को जो है धमकाया, डराया जाता है, और आपने आज़ादी सहाफ़त की बात की, जिस आज़ादी सहाफ़त में हम किसी का नाम नहीं ले सकते, एक बहुत बड़ी पार्टी रहनुमा का नाम नहीं ले सकते, हम पे बहुत सारी ऐसी पाबंदियाँ जिस पर खुल के हम बात नहीं कर सकते, माइनॉरिटी के इशूज़ को खुल के डिस्कस नहीं कर सकते, तो फिर आज़ादी राय क्या. लेकिन बहरहाल जब भी हुकूमत आती है
जब ये अपोजिशन में होती है तो ये मजलूम सहाफ़ियों के साथ हमें खड़े नजर आते हैं, बड़ी बड़ी भाषण, बड़ी बड़ी तकरीरें करते ये नजर आते हैं। लेकिन जब ये हुकूमत में आ जाते हैं तब इनका रवैया, इनके सर में वो सरिया, वो सब कुछ जो है वो आ जाता है और फिर बात करना भी गवारा नहीं समझते। जिन सहाफ़ियों के आपने नाम लिए, हम इसको इस तरह से कंक्लूड कर लेते हैं कि इस एक्ट के बाद जो डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की एलेबोरेशन की गई है, डिसइंफॉर्मेशन को देखने में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो सीधा सीधा सेंसरशिप है। मीडिया एथिक्स और रेगुलेशन पाकिस्तान में होनी चाहिए, किसी भी मुल्क में जहाँ पर जमहूरियत है वहाँ होनी चाहिए। लेकिन जब मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन की जगह भारी जुर्माने आयद करने के बाद आप सेंसरशिप की तरफ जाएंगे तो ये स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया बनता चला जाएगा, जो कि बज़ाहिर देखने में इस एक्ट की वजह यही लग रही है। ऑल्दो हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में भी डिटेल का आज का सेगमेंट भी करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट सम गुड न्यूज़, समथिंग वेरी जो हमें कुछ थोड़ा एक्साइटेड भी कर दे, थोड़ा खुश भी कर दे। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपसे क्रिकेट मैच की बात करनी है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को 128 रन से शिकस्त देके जो इमर्जिंग एशिया कप है वो जीत लिया है। अब मैं ये रन्स देख रही थी, 128 रन्स, जिसको आपने कल हमारे ग्रुप, जो ऑब्वियसली गुड मॉर्निंग पब्लिक का ग्रुप है जिसमें अमीत बाजी ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं, अब ये तजिया जो हम दे रहे हैं 128 रन का, उसको देने का अंदाज कुछ और है। हमने कहा कि 128 रन से हमने शिकस्त दे दी, लेकिन यही इलेबोरेशन अगर आप भारत के किसी चैनल में देखेंगे तो किस अंदाज से वो इसको इलेबोरेट करते हैं, माँ सिवाय हंसी के कुछ भी नहीं आता। कि वो अपनी जीत और हार को इस तरह से पोर्ट्रेट करते हैं कि आप जीते या हारे हम बिल्कुल ठीक है, गलती है तो भी भारत की है, और सॉरी पाकिस्तान की है। बट ऑल्दो हम खुश हैं इस चीज़ पे कि ये इमर्जिंग एशिया कप जो है, खुशी की बात है। सोहा एक तरफ तो हम जो हालात देख रहे हैं और फिर अचानक इस किस्म की खुशी आ जाती है कि माने कल जब ये दो खुशियां जो हमारे सामने आई हैं, पहली खुशी तो आपने देखा कि इमर्जिंग एशिया कप का फातेह होना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अंडर 19 की बात की है, हम अपनी ए टीम की बात करें, जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है, फिर हमने देखा कि तैयब ताहिर की जो सेंचुरी थी, कमाल की वो सेंचुरी उन्होंने बनाई। स्कोरिंग के लिहाज से हम बात करें, बॉलिंग के हवाले से बात करें या बैटिंग, इन सारी चीज़ों पर हमने देखा कि हमारे जो जूनियर थे वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उतरे। और फिर वही बात कि माजी में, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की बड़ी मजबूत टीम है और माजी में हमें कई दफ़ा वो शिकस्त दे चुके हैं इसी जूनियर की अगर मैं बात करूँ। लेकिन इस बार जिस तरह हमारी टीम गई और जिस तरह हमने देखा, इसमें कोई शक नहीं कि जो मेहनत खिलाड़ियों की थी, और फिर हम ये देखते हैं कि जो नया टैलेंट उभर के सामने आ रहा है मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से, और फिर हम उनको देखते हैं कि जब वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और कंपटीशन टफ है। सो अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरा करेगा। इसी तरह अगर हम अपने कौमी टीम की बात करें तो वहाँ पे भी अब आपके पास ऑप्शन बहुत है भैया, आपके पास बॉलिंग के हवाले से हो या बैटिंग के हवाले से या फील्डिंग के हवाले से, तो भाई वो कहते हैं ना कि कर मरता क्या ना करता, तो आपने करना बहुत कुछ है, करना है तभी जाके आपने अपना नाम बनाना है। सो बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी खुशी की बात है। और आपने दुरुस्त फरमाया कि सहाफ़त के जो इक़्तिदार, अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, वहाँ के जो मीडिया की बात करते हैं, उनका तरीक़ाकार, उनका ढंग थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा चीज़ों को, तमिलनाडु की जो फिल्में हैं उन जैसे मसाला डाल के चीज़ों को पेश किया जाता है, हम थोड़े से उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। कोशिश हमारी होती है कि रियलिटी पर मबनी जाके थोड़ा थोड़ा करीब पहुँच के हम अपनी रिपोर्टिंग करें, तो वो जो चीज़ होती है फिर वहाँ पे जिस तरीके से उनको उठाया जाता है उसी तरह फिर उनको जलील भी किया जाता है अगर वो हार जाते हैं। और अगर पाकिस्तान के हाथों हार जाते हैं तो फिर बहुत बुरा हाल होता है बेचारे खिलाड़ियों का। बहरहाल हार और जीत जो है ये खेल का हिस्सा है और बहरहाल हमारे जो खिलाड़ी उन्होंने जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। तो आपको पता है ये बात भारत को समझनी चाहिए ना, जो आप कह रहे हैं कि भी जीत और हार तो खेल का हिस्सा है, लेकिन हम जो एशिया कप की तैयारी वहाँ पर देख रहे हैं ना 2023 की, कल परसों खबर में नज़र के सामने से गुजरी थी कि वहाँ पर तैयारियाँ जो की जा रही है उसमें अस्पतालों के बेड्स तैयार किए जा रहे हैं। मतलब वो इतना वो सिचुएशन को गमगीर कर देने की कोशिश करते हैं, मतलब उनके लिए जान का मसला बन जाता है कि अगर वो पाकिस्तान से हार गए तो क्या होगा। और दो हम तो विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो पॉजिटिविटी के साथ अगली खबर पर चलते हैं, जो कि अगेन एक अच्छी खबर है। खेल के मैदान से काफ़ी अच्छी खबरें आ रही है। सियासत के मैदान में तो कोई ऐसी ठंडी हवा का झोंका अब तक हम पर नहीं पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान 37 साल बाद यानी 1986 के बाद अब वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली है।
किससे जीती है? हमजा ने। हमजा इज़ अ प्राउड ऑफ पाकिस्तान। अगर हम 37 साल की बात करें तो आपको पता है 37 साल बाद ये रिकॉर्ड जो है वो जांशिर खान ने अपने सर सजाया था और पाकिस्तान को ये एजाज़ बख्शा था। लेकिन उसके बाद हमजा ने 37 साल बाद हरमीत ये रिकॉर्ड तोड़ा है और स्क्वॉश एक बार फिर से जो है वो पाकिस्तान आया है। इस तरह से जिस तरह से अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो हरमीत मैं देखती हूँ कि येस दे रियली वांट टू प्ले दिस गेम और लोग बड़े एक्सपर्ट भी हैं इसमें, बट ऑल दो इसको इस लेवल पर लेके जाना और 37 साल बाद लेके जाना ये हमजा का क्रेडिट है। और गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से हम आपको सोहा बड़ी अच्छी बात थी। कभी आपको याद है कि जब हम अखबार खोला करते थे, रिसाले हुआ करते थे, तो जानशीर खान हुआ करता था और या जहांगीर खान हुआ करते थे और उनकी तस्वीर होती तो मुख्तलिफ कप उनके हाथ में होते थे। हमने जब भी देखा, जब भी वो बाहर गए, जब पाकिस्तान में खेला तो भाई वो कप साथ में कोई ना कोई ट्रॉफी अपने साथ हाथ में थमाए वो पाकिस्तान लेकर आते थे। और फिर हमने इस फैमिली को देखा, कारला खान भी आई, दीगर भी लोग आए। अभी भी इनकी जो खिदमात हैं बहुत सारी है। लेकिन अगर इस नौजवान की बात की जाए, हमजा की बात करूँ, पेशावर से इनका ताल्लुक है और आपको याद होगा 2019 और 20 में एक तो ब्रिटिश स्क्वाश चैंपियनशिप हुई थी, फिर यूएस हुई थी, वो भी ये जीत के आए थे, पाकिस्तान के नाम कर गए थे। लेकिन एक और चीज़ जो मैं माजत के साथ ये कहना चाह रहा हूँ, कल आपने इनका इंटरव्यू भी देखा होगा जिसमें ये मायूस भी नजर आए, थोड़े से नाराजगी भी थी इनके अल्फाज में। वो यही वजह थी कि जब ये होस्टन स्क्वाश जब एक ट्रॉफी हो रही थी जिसमें $6,000 इनको मिलने थे अमेरिका में और फिर इनकी रैंकिंग भी बेहतर हो सकती थी। उस वक्त इनकी रैंकिंग 150 पे थी, लेकिन पाकिस्तानी फेडरेशन ने अचानक इनको कॉल किया, उनको इनकार कर दिया कि भाई आप नहीं खेलेंगे। और ये बच्चा इतना मायूस हुआ कि इनकी रैंकिंग पर इतना असर हुआ कि 150 से लेकर ये 170 180 तक चले गए वापस। लेकिन खैर बगैर पाकिस्तान आए, फिर उन्होंने यूएस चैंपियनशिप के लिए बड़ी ट्राई की और बड़ी मेहनत की और वो भी पाकिस्तान के नाम वो टाइटल कर दिया। लेकिन अगर इनकी फैमिली की बात की जाए, इनके जो इंटरव्यू में देख रहा तो उसमें ये गुफ्तगू यही फरमा रहे थे कि मैं मायूस हो चुका था, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बाकी दोबारा खेल पाऊंगा। लेकिन मेरे दादाजी ने, मेरे वालिद साहब ने, क्योंकि इनके वालिद साहब भी स्क्वाश खेल रहे थे और इनके जो शायद जमान खान आपको याद होगा जो कि पाकिस्तान के नंबर 1 बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की बाहर दुनिया में भी नुमाइंदगी की और पाकिस्तान में भी किया, तो उन्होंने बाकायदा इनकी ट्रेनिंग अमेरिका में कराई। और फिर इस फैमिली की बात कि बच्चा जब मायूस हुआ तो वालिद साहब ने कहा बेटा ये आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए खेले, छोड़ दें ये किस्से कहानियां, हुकूमत आपका साथ दे रही है, फेडरेशन दे रही है या नहीं दे रही है। लेकिन बहरहाल आप इसके जज्बे को देखें कि 37 साल बाद ये हमेशा जब भी हम जूनियर स्क्वाश की बात की जाए तो भाई इस पे हमारा पल्ला हमेशा भारी हुआ करता था और हम जीत के लेके आया करते थे। लेकिन फिर जवाल के बाद, तवील जवाल के बाद जो है दोबारा अब अरूज हम देख रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश होगी खुदारे जितनी भी हमारी फेडरेशन है, चाहे वो हॉकी की है, स्क्वाश की है, दीगर चीजों की है, उनको काम करना होगा। नौजवान बहुत टैलेंटेड है, इनको मायूस ना करें, इनको काम करने दें, पाकिस्तान का नाम रोशन करने दें, इनको एक मौका दें, कमाल कर जाते हैं ये पाकिस्तान। और हरमीत आप यकीन करें हम जो बार बार इंडोर्स कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि बगैर वसाइल के, बगैर स्पॉन्सरशिप के, बगैर फेडरेशन के सपोर्ट के दे आर जस्ट डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब। तो बेसिकली ये क्रेडिट जो उनको जीत का तो जाता ही जाता है, लेकिन ऑब्वियसली इस चीज़ का भी जाता है कि बगैर किसी भी चीज़ की सपोर्ट के वो यहाँ तक पहुँच रहा, पाकिस्तान के नाम ये 37 साल बाद एक अवार्ड जो है वो किया है। सो मेरे ख्याल से अब एक वेकअप कॉल होनी चाहिए इन तमाम फेडरेशंस के लिए जिनको इस चीज़ पर ज़रा फोकस करना चाहिए कि टैलेंट बहुत मौजूद है, बशर्ते कि आप उसे थोड़ा पॉलिश करें और इसके बाद कैश करें। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ये खबर आज हम हर रोज़ करते हैं और हर रोज़ इसके बारे में ना सिर्फ कंसर्न डिपार्टमेंट्स के लोगों को ऑन बोर्ड लेते हैं, बल्कि हमारी कोशिश ये होती है कि आपको ये भी बताया जाए कि आप इस तरह की सूरत हाल से कैसे बच सकते हैं। बारिशों की और मानसून की अगर हरमीत पाजी हम बात करें तो मानसून शुरू होने से कोई 1.5-2 महीने पहले हम इस चीज़ की खबरें देना शुरू कर देते हैं कि मानसून की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। और स्टोरेज की अगर हम बात करें, वाटर स्टोरेज की या इस तरह के प्रोजेक्ट की, या अगर ड्रेनेज की बात करें तो इसके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाइपलाइन में होती है और तैयार कर ली जाती हैं कि इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए हम कितने वेल इक्विप्ड हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चाहे 30 साल रिकॉर्ड टूटा है अगर लाहौर में, तो उसके बावजूद भी ज़रा सी बारिश कई एक इलाके में होती है और कई एक इलाके में नहीं होती। अंडरपास होता है तो वो पानी से भर जाता है, सड़कें होती तो वह तालाब का मंजर पेश करना शुरू कर देती हैं, ज़रा कहीं स्लोप होती है तो वहाँ पर नहर बन जाती है। आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते अगर थोड़ी सी भी बारिश हो गई है। लेकिन
एक्स वज़ीर आला की अगर हम बात करें उस्मान बाज़ार के दौरे हुकूमत में काफ़ी इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश की, बल्कि लॉन्च नहीं किए, लॉन्च कर दिए थे एट दैट टाइम। अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाने का एक प्रोजेक्ट जिस पर फंड्स भी एक बड़ी मुख्तस किए गए थे, उसके बाद प्लान भी दिया गया था, इम्प्लीमेंटेशन के मराहिल में भी हम जा चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी क्या अब तक ये 30 साल रिकॉर्ड टूटने के बाद हमारे पास इतने आलात मौजूद नहीं हैं कि हम इस तरह की अर्बन फ्लडिंग से निपट सकें? क्या हमारे पास इस तरह की मशीनरी मौजूद नहीं है, हमारे पास इस तरह का अमला मौजूद नहीं है, वासा एक्टिव नहीं है, या मुतल्लिका महकमा जात इतनी बारिश के बावजूद भी अब तक इस चीज़ पर नज़रसानी नहीं कर सके कि बारिश तो होती है और जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा बारिश हो तो ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा पानी आता है तो फिर तालाब और नहरें बन जाती है। वैसे सुहा, आपने जो मॉडल की बात की, ये मॉडल अगर हम बात करें जापान की बात की जाए तो जापान में भी इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त तूफ़ानी किस्म की बारिशें जो हैं वो आ रही हैं। वहाँ पे ये मॉडल अपनाया गया और ये मॉडल वहाँ पे कामयाब हुआ और इसी मॉडल को अप्लाई करने की कोशिश की गई लाहौर में। और आपने दुरुस्त फरमाया कि बारिश आती है तो फिर पानी बहुत ज़्यादा आता है और फिर जब पानी आता है तो फैल जाता है, गलियाँ कूचे जो हैं वहाँ पे आपको जो है वो नहरों की शक्ल वो सारी, और कई लोग फिर स्विमिंग करते भी हमें नजर आते हैं। सो ये सिचुएशन तो है, इसमें कोई शक नहीं। और उसी तरह भरपूर तरीके से जो अंग्रेज़ों के ज़माने के या महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने की जो बिल्डिंग्स हमें मिली हैं वही आज भी वही कारआमद साबित हो रही हैं। बाकी तो हमने नहीं देखा कि उसी तरह कोई डीप काम हुआ हो, जहाँ पे ज़्यादा कमीशन बनता है तो वही काम ज़्यादा उसी को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। लेकिन बहरहाल बहुत कुछ हो सकता था। बहुत सारे ऐसे शहर, बहुत सारे ऐसे ममालिक जहाँ पे हमने देखा कि बारिशों की लातादाद बारिश जो है दिन को होती है, घंटों में होती है, लम्हों में होती है, और वहां पे फिर हम देखते हैं कि 5 मिनट बाद आप अंदाजा लगा लें पूरी सड़कें, पूरी गलियां कूचे जो हैं वो आपको बिल्कुल खुश्क नजर आती हैं। उसकी वजह ये कि बेहतरीन तरीकाकार उन्होंने अपनाया हुआ है कि पानी को कैसे जो है मुख्तलिफ तरीके से दूसरी जगह पे मुंतकिल किया जाता है और फिर उसी पानी को इस्तेमाल भी लाया जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें कोशिश की जा सकती, लेकिन बहरहाल अब बारिशों का सीज़न है। एक तरफ हम पड़ोस में देख रहे हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान में बारिशें बड़ी तेज़ आ रही हैं, उसी तरह पाकिस्तान ने जिस तरह गेट खोल दिए। हिंदुस्तान की मीडिया, चाहे पंजाब की मीडिया, हिंदुस्तान की मीडिया मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो गोदी मीडिया है, पंजाब की मीडिया बड़ी तारीफ भी कर इस बात पर, और बड़े गीत भी आपने देखे हैं कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के गीत भी हिंदुस्तानी सिंगर्स ने गाए पाकिस्तान को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए कि हमारी ज़मीनें बचाने की पाकिस्तान ने ज़बरदस्त जो है जस्चर दिया। लेकिन अब आप देखें चनाब, दरिया चनाब की बात करें, दरिया रावी की बात करें, दरिया सतलुज की बात करें, या किशन गंगा की बात करें, दरिया नीलम की बात करें, तो अब जो हालात हैं वाकई में, अब जो खबरें आ रही हैं पंजाब के दीगर इलाकों से आ रही है, पाकपतन से जो आ रही हैं हम वो आपको अच्छी नहीं फुटेज दिखा रहे हैं ना, मतलब मूनसून के रीसेंट स्पेल की ही है। आप ये देखें, ये अंडरपास है, कलमा अंडरपास, जो कि पहले हमने कुछ अर्सा पहले खबर दी थी कि एशिया की पहली ब्लू रोड जो है वो यहाँ मुतारिफ कराई गई है। 2 टनल्स इसमें बनाई गई हैं, एक टुवर्ड्स फिरदौस मार्केट जाती है, एक टुवर्ड्स फैल्कन जाती है। तो ये अभी फ्रेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ लॉन्च की है, रिसेंटली इसका इफ्तिताह किया, बाकायदा बड़े वार्म वेलकम किया उन तमाम पॉलिटिशियंस को, खासतौर पर हमारी इत्तेहादी हुकूमत को जिन्होंने आके इसको इनॉग्रेट किया। लेकिन अब उसका हाल देखें। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़ पर नज़रसानी करना ज़रूरी है, वासा ख़ास तौर पर या मुतल्लिका महकमा जात। अगर सड़कों की हम बात करें हरमीत, तो हमने लाहौर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती देखी है। पहले जोहर टन में मेन सड़क पर, मेन शाहरा पर इतना डीप एक शगाफ पड़ गया, एक गड्ढा पड़ गया, जिसकी वजह से कोई भी एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती थी, खुदा न खास्ता, जो कि बचा ली गई। उसके बाद अब हमने 2 दिन पहले जो बारिशें हुई हैं, गालिबन फ्राइडे और सैटरडे को मुस्लिम टाउन के करीब मेन रोड पर उतना ही फिट गहरा गड्ढा पड़ गया है। अब ये सड़कें हैं जो कि बनाई गई हैं, जिस पर हम चलते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि हम महफूज हैं। लेकिन ज़रा सी बारिश से अगर एक पक्की सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाएगी और ये सूरत हाल होगी, तो फिर हम तो कहीं भी महफूज नहीं है, ना घर में ना घर के बाहर। तो ये सारी सूरत हाल देखनी पड़ेगी। इतने दावे बावजूद भी वासा या मुतल्लिका महकमा जात इस हालात में, जहाँ मानसून आ जाता है और अपने पीक पर चला जाता है, तो हमारे पास कुछ नहीं होता सिवाय अफसोस करने के या लॉन्ग बूट पहन के सड़कों पर जाने के। खैर, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो एक बार फिर से आपको कहते हैं खुशामदीद और गुड मॉर्निंग। होपफुली कि आपने अपने दिन का बाकायदा अच्छे तरीके से आगाज़ कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आपको एक वेकअप डोज देते हैं, जिसे हम डेली डोज कहते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ द प्रोग्राम।
पहली खबर जो हमने आपको डेली डोज में देनी है, ऑब्वियसली वो ऐसी खबरें होती हैं, हम ढूंढ कर ऐसी ही खबरें लेके आते हैं जो आपको हैरान कर दें और खासत परेशान भी कर दें। और कोशिश ये भी होती है कि कदीम ज़माने की हरमीत ऐसी खबरें लेके आएँ जो कि शायद लोगों ने ना सुनी हो ना देखी हो। ज़माने कदीम की हमने आपको एक ख़बर देनी है। वैसे जब मैं छोटी थी ना हरमीत, तो मुझे दो शौक़ बहुत ज़्यादा थे, एक अच्छी पेंसिल्स रखने का और एक अच्छी इरेजर्स रखने का। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा शौक़ भी होता है जो कि शार्पनर्स नहीं होते, उसकी कलेक्शन जमा करते हैं। अब पता नहीं आपको ये शौक़ था या नहीं था, लेकिन मुझे शार्पनर अच्छे नहीं लगते थे, मुझे पेंसिल और रबर्स बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन 90s और 80s में आप इमेजिन करें किस तरह के शार्पनर्स यूज़ होते होंगे। जिस तरह के भी शार्पनर यूज़ होते थे, अब हमने क्या किया है कि हमने एक ऐसी ख़बर लेकर आए हैं कि उस ज़माने में जिस तरह के शार्पनर इस्तेमाल होते थे 80s में और 90s में, जनाब एक बंदा है उसने इन तमाम चीज़ों की कलेक्शन जमा कर ली है। और देखिए उस ज़माने में शार्पनर तो बाकायदा एक मशीन लगता था ना, छोटी सी मशीन है, एक पेंसिल के लिए कितनी तगोदोर मेहनत के साथ उसको शॉर्प करना पड़ रहा है। तो ये कलेक्शन जो है आप देखें, एक से बढ़कर एक कलेक्शन है। और आप देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, बाकायदा एक मशीन लग रही है कपड़े सीने वाली, लेकिन ये कपड़े सीने वाली मशीन नहीं है, ये शार्पनर्स हैं और 80s और 90s में इस्तेमाल होने वाले शार्पनर्स हैं। वाह, वैसे सुहा बहुत सारी चीज़ों में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई है। अगर आप देखें ना माजी के अगर स्कूल सिस्टम को अगर हम देखें, फिर सरकारी स्कूल सिस्टम को देखें, प्राइवेट सिस्टम बहुत सारे देहातों में, बहुत सारे गांव में बड़ा लेट इन हुआ और इसको अच्छा भी नहीं समझा जाता था। माजत के साथ बहुत सारे इलाकों में इसको अच्छा नहीं समझा जाता था कि प्राइवेट स्कूल जो आ गए, शायद अब अंग्रेज़ों का कल्चर आम हो जाएगा, फाशी फैल जाएगी और ये मामला तब भी हुआ करता था। लेकिन आपने जो बात की, हमारे क्योंकि उसके बाद फिर दूसरी तीसरी क्लास में जो है प्राइवेट सिस्टम स्कूल का शुरू हुआ, तो हमारी जो शुरुआत थी वो तख्ती से हुआ करती थी और तख्ती को सुखाना जो था वो एक मरहला होता था। और फिर उसके लिए कलम बनाना जो है और स्याही, ब्लैक स्याही जो है उसको तैयार करना, बड़े मेहनत से ये सारी चीजें तैयार, बच्चों के तो बड़े मौजे हैं। तो जब उस सिस्टम को आप देखते हैं और फिर आज के सिस्टम को देखते हैं, बहुत सारी तब्दीलियां हैं। लेकिन बहरहाल ये बड़ी मजे की कि आप अंदाजा लगा लें कि शार्पनर की आपने बात की तो कैसे उसको जो है शार्प किया जा रहा है पेंसिल को और कितनी मेहनत हो रही है। लेकिन वाकई में बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने माजी में चाहे देखी, अब देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से एक वक्त ये आ जाएगा जुआ के 2023 की जो चीज़ें हैं ना, एक वक्त ये आएगा कि फिर इसके हवाले से कहा जाए कि बड़ा मुश्किल काम था ये जो लोग करते थे। सो चीज़ें बदल रही हैं, दौर के साथ नित नई चीजें आती हैं और हैरानकुन भी होती हैं। लेकिन हरमीत, हम हमेशा कहते हैं कि आप और मैं उस जनरेशन में से हैं, अगर पिछले 10 से 20 सालों की बात की जाए तो हमने हर चीज़ को तब्दील होते देखा है। मतलब हम आई विटनेस कर चुके हैं ना इस चीज़ को। आपने बात की तख्ती की, गाची की, दवात की, कलम की, हमने ये चीज़ें भी एक्सपीरियंस की हैं। फिर अगर शार्पनर्स की बात करें तो ग्रेजुअली हमने भी एडवांसमेंट को अपनी आंखों से देखा और उसके बाद अब जाके एक ज़माना आ गया कि एक डिजिटल पेन चलता है जिसको हम टैब पे चलाते हैं और हमने पेंसिल के, शार्पनर, रेजर और पेंसिल के कॉन्सेप्ट को ऐसा ऐसा ख़त्म कर दिया है। लेकिन ऑब्वियसली आने वाला अगला दौर जो है वो मज़ीद अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो मज़ीद आपको ऐसी इन्वेंशंस नज़र आएंगी जो इंसान की सोच को दंग कर देंगी और हम फिर याद करेंगे उस ज़माने को जब हम ये कहा करते थे कि यस, टेक्नोलॉजी जब आएगी, बढ़ेगी, दुनिया में फैलेगी तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। लेकिन खैर, अगर आप इस जनरेशन में से हैं तो आप इंजॉय कर रहे होंगे सारी चीज़ों को देख के। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह के मेले और इस तरह की जो आप समझे कि फेस्टिवल्स होते हैं वो होने चाहिए। अब ये अगर हम अंग्रेज़ों की बात करें बड़े टिपिकल लैंग्वेज में, तो ये ऐसी ऐसी सोचते हैं ना और ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि हम भी सोचते हैं कि अगर ये चीज़ें पाकिस्तान में की जाए तो शायद लोगों का स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल थोड़ा कम हो जाए। खैर, फ्रांस से ये खबर देनी है आपको, जहाँ पर गुब्बारे उड़ाने का एक मेला सजाया गया। मतलब गुब्बारे उड़ाने का, पतंग नहीं उड़ानी, गुब्बारा उड़ाना है। खैर, ये देखें लोग बड़ी तादाद में, अच्छा ये वैसे हर 2 साल बाद होता है, एक्टिविटी 1 साल बाद नहीं होती, लेकिन बड़ी तादाद में मुख्तलिफ ममालिक से लोग यहाँ पर जमा होते हैं और ये हॉट एयर बलून्स हैं अगर आप देखें तो जनाब लोग भी इसमें सवार हैं, वो सारे के सारे आर्टिस्ट हैं। पहले बाकायदा वहाँ पर जमा होते हैं, फिर उसको मतलब गुब्बारे को उड़ाने के लिए तैयार करते हैं और जब वो बिल्कुल उड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो उसमें सवार हो जाते हैं और उसके बाद फिर हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। और अगर एक स्पेसिफिक एरिया की बात करें तो हरमीत पाजी, आप देखें कि हर तरह का, हर साइज़ का और हर कलर का बैलून जो है वो आपको हवा में उड़ता दिखाई दे रहा है और उसमें सवार भी हैं लोग।
तो ये एक मेला है, फेस्टिवल है जो कि फ्रांस में ये बहुत सारी चीजें हैं जब हम देखते हैं हमें देखकर भी खुशी होती है। और आप अंदाजा लगा लें जब इन मेले ठेलों में आप जाते हैं तो आप अंदाजा लगा लें कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, अगर हम डिप्रेशन की बात करते हैं या कहीं ना कहीं मायूसी या कहीं ना कहीं परेशानी या कहीं ना कहीं अपनों से दूरी, जब इस किस्म के मेलों में आप जाते हैं यकीन माने आप इंजॉय करते हैं। मौसीकी का तड़का होता है, लोग खुशियां, उनके चेहरों पर हंसी खिली होती है। इसी तरह अगर मैं माजी में जाता हूं और बहुत सारी चीजें, लाहौर में आपको याद होगा, मुख्तलिफ पंजाब के शहरों में, खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में की मैं बात करूं तो ये छोटे छोटे मेले ठेले लगते थे और अब्बा के साथ, बाबूजी के साथ या पापा के साथ जो है लोग जाते थे, देखा करते थे, एंजॉय किया करते थे। अब जिंदगी बड़ी सादा थी, ज़रूरियात कम थी। अब अगर हम देखें हमने कुछ ज़्यादा ज़रूरियात की दौड़ जो है वो ज़्यादा लग गई है, चीज़ें कम होने की वजह से, और फिर लग्जरी लाइफ की तरफ हम आने की कोशिश की है तो कहीं ना कहीं ये मेले ठेले वो फीके पड़ गए, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें, आपको याद होगा कि जब भी सीज़न आता था, मुख्तलिफ किस्म के सीज़न आते थे, आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियाँ लगने की वजह से जो है वो सारी चीज़ें बड़ी फीके पड़ गई। लेकिन आपने तो फरमाया कि अगर हम बाहर दुनिया की बात करते, चाहे वो मैंगो फेस्टिवल हो या टोमेटो हो या बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल जिसको देखकर हम जब देखते हैं यहाँ पे तो हम एंजॉय करते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें जब आप वहाँ पे जाएं तो वो उसके वो जो खुशियाँ हैं, वो जो लम्हे हैं, वो कितने खूबसूरत बन जाते हैं और बहुत यादगार बन जाते हैं। बहरहाल मेला है, फ्रांस में सजा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। और हरमीत आप ये देखें कि इन मेलों को देखकर हमें ज़्यादा नहीं तो अगर हम अपने मेलों की बात करें तो हमें एक ही मेला याद आता है, वो है बसंत मेला, जिसको आहिस्ता आहिस्ता हमने खूनी खेल बना दिया, जिसको आहिस्ता आहिस्ता हमने उसके साथ भी मतलब इस तरह से ज़्यादती की कि अब उसके नाम भी, अगर बसंत का कहीं नाम भी लेते हैं तो दफ़ा 144 या मुख्तलिफ दफ़ात के तहत आपको आपके घर से उठा लिया जाता है, क्योंकि आपने ऐसी धाती, आपने डोरे यूज़ करना शुरू कर दी जिससे लोगों के गले कटना शुरू हो गए, जिससे ऐसी वारदातें हुई कि हम हैरान रह जाते थे कि ये खेल है जिसको लोग इतना इंजॉय करते थे। मतलब हमें वो टाइम याद है हरमीत के बसंत के खूबसूरत से गाने भी बनाए गए थे, हम छतों पर चढ़ के बाकायदा म्यूज़िक लगाकर गानों को इंजॉय करते थे और एक दूसरे को मतलब पतंग से काटना, एक दूसरे की पतंग की डोर को काटना, तो ये हम बड़ा इंजॉय करते थे। बहुत सारे मेले, पंजाबी कल्चर बड़ा रिच है, बहुत मजे का कल्चर है। अगर आप आपके रीत रिवाज को देखें ना तो हमारे पास विसाखी का मेला हुआ करता था। ये आप अपने फैमिली से पूछे, अब तो हम सिखों के साथ रिलेट हो गए कि सिखी मनाते हैं, लेकिन मुसलमानों के जो जितने भी बुजुर्ग थे, दूसरी नस्लें, वो भी मनाती थी। फिर इसी तरह एक और मेला सजता था, लोहड़ी, वो बड़ी कमाल की, जब गंदम पकती थी और लोग गीत गाया करते थे और महफिल सजती थी और फिर मूंगफलियां और साथ में मीठा और साथ में गुड़ शक्कर और रिवड़ियाँ जो हैं बांटी जाती थी। तो ये खूबसूरत मेले ठेले हुआ करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें, एक्सट्रीमिज्म की अगर मैं बात करूं, उसने बहुत तबाही मचा दी और फिर 80s के बाद जो नुकसान हमारे कल्चर को पहुंचा, हमारे सिस्टम को पहुंचा, हमारी जुबान को पहुंचा, वो सॉफ्टनेस जो थी कहीं ना कहीं पंजाब में, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है ना, वो मैं आज की जनरेशन को ही कहती हूँ, आप इस चीज़ को फील करें कि आप कितना कुछ मिस कर रहे हैं। अब टी पार्टीज होती हैं, सोशल मीडिया गैदरिंग होती है, नहीं होता तो सब मिलके बैठते नहीं है, वंड नहीं करते, खाते पीते साथ नहीं है, तो आप इस चीज़ को मिस कर रहे हैं। कोशिश करें कहीं ना कहीं इस चीज़ को जिंदा ज़रूर रखें। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो सियासी मंजरनामे की अगर बात करें तो एक बार फिर से दुबई जो है वो सियासत का गढ़ बन गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान या निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए जो मुशावरत जारी थी, निगरान सेटअप के लिए, मुशावरत के लिए इस वक्त आसिफ अली ज़रदारी भी दुबई में मौजूद है। और उसके साथ साथ अगर नून लीग की बात करें तो नवाज शरीफ भी सऊदी अरब से वापसी पे दुबई पहुंच गए। बहुत सारी मुशावरत के बाद एक फैसला सामने आया है जनाब, नून लीग का इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का फैसला और उसकी तगद और मेहनत हमारे सामने है। लेकिन ये किस पॉइंट पर आकर निगोशिएशन हुई, किस पॉइंट पर आकर मुत्तफिक हुई दोनों पार्टीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, इस पर हम बात कर रहे थे। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कहिएगा, बड़ी मुशावरत हुई और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुबई में मौजूद है, एक ईद मिलन पार्टीज होती रही, उसके बाद अब भी सियासत का गढ़ बना हुआ है और ये जो नाम सामने आया है इसहाक डार साहब का एज अ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, तो क्या समझते हैं आप, ये किस मुशावरत के तहत हुआ? देखिए, मैं तो बड़ा इंतहाई अफसरदा हूँ और मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है। वो इसलिए कि अगर जिस शख्स ने भी इसहाक डार का नाम दिया है बतौर निगरान वज़ीर आज़म, वो या तो खुद बहुत बेवकूफ़ है या पूरी कौम को बेवकूफ़ समझता है। सर मशवरा किसका था? और उसमें वो आईन
नाम की चीज़ की कोई एहतराम उनके जहन में फिर नहीं है। इसलिए कि निगरान हुकूमत, निगरान वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आज़म का तसव्वुर इसलिए पेश किया गया था कि सियासी जमातों से बाहर उनसे बालातर अफराद को ला के इंतखाबी इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने के लिए लाया जाए। लेकिन यहाँ पे जिस शख्स के खिलाफ खुद IMF ने तनकीदी नोट्स लिखे हैं अपने पाकिस्तान की रिपोर्ट के हवाले से, जिस शख्स को कहा गया कि ये आदाद शुमार में हेर फेर के आदी हैं या माहिर हैं, अब उस शख्स को जो निगरान वज़ीर आज़म बनाने की बात है, तो इसका मतलब है कि इरादे कुछ और हैं। यानी फिर इंतखाबात मेरा ख्याल है कि फिर नहीं होने हैं। अगर पीपल्स पार्टी मान गई इस बात को, JUI वाले तो वो तो अपना भाव बढ़ाने के लिए मुखालफत कर देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल नहीं कि उनकी मुखालफत बहुत अरसा रहेगी। अब इस अमर पे किस हद तक ये तीनों बड़ी पार्टियां मुत्तफिक होती हैं, अगर मुत्तफिक हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि अगले 1 साल तक फिर आप इंतखाबात को भूल जाएं। जी हरमीत। अच्छा सर, एक और चीज जो आपने देखा होगा कि एक तो जो KPK में हम देख रहे हैं 18, 3 और फिर निगरान सेटअप जो आपके सामने, फिर हम पंजाब में देखे तो भी सिचुएशन। फौज चौधरी साहब का ट्वीट बड़ा मजे का था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब ये जो गैर जानिबदारी का झूठ है हुकूमत को नहीं बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर वज़ीर आज़म की बात करें, उनका दावा है कि नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो फिर हम कशकोल तोड़ लेंगे। सर, ये 90s में जब मैं बच्चा था ना, तब भी यही कशकोल तोड़ने की बात हो रही थी। तो इस वक्त आपको लगता है सर कि एक बहुत बड़ी टीम होगी, कोई नवाज शरीफ साहब जो है मुआशी तौर पर पाकिस्तान को इस बुरे हालात से निकाल पाएंगे सर? वो मेरा ख्याल है IMF वालों से बात कर रहे होंगे, उनसे कोई लोग मुस्तार लेना चाह रहे होंगे कि आप हमें कुछ अपने एडवाइज़र दे दें ताकि हम पाकिस्तान को चला सकें। पाकिस्तान के अंदर तो आपको मालूम है काल पड़ गया है, किल्लत हो गई है इक़्तिसादी माहिरीन की, ले देख के वही इसहाक डार साहब रह जाते हैं। अब मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे फजूल किस्म के लोग भी मौजूद हैं, आपको मालूम है कि अगरचे वो इकोनॉमिस्ट हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं हैं। अगर उन जैसे लोग भी किसी काम के नहीं हैं तो फिर हो सकता है नवाज शरीफ साहब ने अपनी कोई बातचीत की हो वर्ल्ड बैंक में, IMF में, वहाँ से पूरी एक टीम साथ लेके आ रहे हों। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर मैं लास्ट ही चाहती हूँ आप क्विकली ज़रा इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो पैमरा ऑर्डिनेंस मंजूर हुआ है उसमें डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन को जो एलेबोरेट किया गया है, आप एग्री करते हैं उससे? देखिए, मेरे एग्री करने ना करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है मौजूदा हालात में। फ़र्क पड़ता है। आप मुझे ये बताएं कि जब सुप्रीम कोर्ट के अगर अहकामात के ना माने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर पैमरा के कवानीन या जो अपने तई एक 3-4 वोटों की अक्सरियत से कायम हुकूमत में वो हर कानून में तब्दीली किए जा रही है, तो उससे फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? इट्स नॉट अबाउट व्हाट इज़ रिटन, ये है कि उसकी स्पिरिट क्या है। जो नया कानून है या उसमें तरमीम है, उसकी स्पिरिट क्या है। अगर वो स्पिरिट, उसकी रूह बदनीयत पे मबनी है, आपने उसको अगर अपने ऊपर उसका इतलाक नहीं करना है, तो फिर ऐसे कवानीन का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसी जैसे मौजूदा हालात में आईन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमलदारी की जो बहस है ना, वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो गई है, बेमानी होकर रह गई है, क्योंकि अब हुकूमत ने जब उस पर अमल दरामद ही नहीं करना तो हम क्यों उस पर अपना वक्त ज़ाया करें। ठीक है इम्तियाज साहब, थैंक यू सो मच। बिल्कुल कमेंट का रिव्यू का बहुत शुक्रिया। एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। अलबत्ता हम ये समझते हैं कि लाहौर में 30 साल रिकॉर्ड बारिश का टूटा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी गलियां, मेन शाहराएं नदी नालों का मंजर पेश करती हैं। कई फीट गहरे गड्ढे पड़ जाते हैं और मेन रोड जो है वो आप समझे कि ट्रैफिक के लिए टोटल ब्लॉक हो जाती है। अंडरपास जो भी फ्रेशली नए बने हैं, अब वो अंडरपास पानी से भर जाते हैं। क्या निज़ाम मौजूद है, कहाँ पर हम लैक कर रहे हैं, कहाँ डेफिशिएंसी के सिस्टम के अंदर, इस पर हम बात कर लेते हैं। चौधरी गुफरान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, MD वासा, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर, हम बहुत तैयारियां करते हैं, बहुत बात भी करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, या आप लोग भी बताते हैं कि ये भी तैयारी मुकम्मल है, वो भी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन उसके बावजूद भी एक नुकसान हमें हर दफ़ा मानसून के लिए उठाना ही पड़ता है। सर, को सिस्टम में हमारी ऐसी कौन सी कमियाँ हैं जिसकी वजह से बर वक्त हम कार्रवाई करके इसको मेक श्योर नहीं कर सकते कि लाहौरियों को या शहरियों को इतनी परेशानी का सामना ना हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो इस साल की बारिशों का जो कंपैरिजन है प्रीवियस ईयर से आप करें तो इसमें अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल्स हुई हैं साल, और अभी मानसून स्टार्ट हुआ और 1000 mm बारिश प्लस बारिश हो चुकी है। ठीक है, जो कि पिछले प्रीवियस ईयर्स में 500 to 550
mm बारिश पूरे सीजन में होती थी। और इस साल आप इंडिया के डैम्स की पोजीशन देखें तो वो जुलाई के इन डेट्स में 30 to 35% फिल हुए होते थे, और एंड ऑफ मॉनसून वो 70 to 80% फिल होते थे, ये 90%। और इस वक्त उनके डैम्स जो है वो 90% फिल हो चुके हैं। यानी अनप्रेसिडेंटेड इस साल बारिशें हो रही हैं इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी। और लाहौर में पूरे सीजन में कोई एक बारिश ऐसी होती थी जो 200 मिलीमीटर के करीब कहीं या उससे अबव होती थी। और 2018 में एक बारिश हुई थी जो 288 mm बारिश हुई थी और 14 आवर्स में हुई थी। और इस साल 3 बारिशें ऐसी हुई हैं जो 200 मिलीमीटर से ऊपर हैं। और जो 2018 में बारिश हुई थी 288 mm 14 घंटों में हुई थी, और पर आवर उसकी जो रेनफॉल इंटेंसिटी 20 मिलीमीटर पर आवर थी बनती थी। और इस साल जो तीनों बारिशें हुई हैं उनमें एक 205 हुई है, एक 262 हुई है, और तीसरी बारिश 291 mm बारिश हुई है। और जो 291 mm बारिश हुई है वो 8 आवर 30 मिनट्स में हुई है। 266 जो है 6 आवर्स 45 मिनट्स में हुई है। और जो 205 हुई है ये 3 आवर्स में 170 बारिश हुई थी। तो इनकी जो रेनफॉल इंटेंसिटी अगर आप निकालें एवरेज भी तो 34 mm से लेके 40 mm के करीब बनती है, जो कि डबल है 2018 के भी। तो एक तो ये रीजन है कि बारिशें इस साल अनप्रेसिडेंटेड हो रही हैं। और उनसे दूसरा बात है कि जी लो लाइंग जो एरियाज हैं, जो रोड्स पे डिप्रेशन पॉइंट्स हैं, वहाँ पे पहले भी पानी पौंडिंग होती थी, वो होगी भी। उसकी वजह कि पानी जो है थ्रू सरफेस रन ऑफ रोड्स के ऊपर मूव करता है, वो लो पॉइंट्स जो है वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, वहाँ से सिस्टम पानी लेकर डिस्पोज स्टेशन पे जाता है और डिस्पोज स्टेशन से डिस्पोज ऑफ होता है। तो वो पौंडिंग आपसे जानना चाहेंगे, देखना ये है कि जब बारिश आप ये अगर हम देखें आप जो फरमा रहे हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, जो बारिश का सिलसिला हुआ है जो तेजी से हुआ है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर, तो हमने माजी में देखा है, आपको याद होगा कि आज के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, जब ये वज़ीर आला हुआ करते थे तब भी इसी तरह हम देखते थे कि फोटो सेशन हुआ करता था और बारिश थोड़ी भी आती थी तब भी लाहौर की सड़कें जो है गली शाहराहें में डूबती नजर आती थी, और इटली का एक शहर जो है उसका वो मंजर हमें देखना पड़ता था। आज भी वही सिचुएशन है, कुछ बदला नहीं है। आज के जो वज़ीर आला है वो भी बड़े बूट लंबे बूट पहन के वो भी निकल आए हैं। सर ये जो काम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम हो रहा है, सड़कें या जब बाईपास जितनी भी बनी है, क्या आपसे कोई मशवरा लिया जाता सर कि जब बारिश होगी तो फिर पानी जब आएगा कहाँ जाएगा सर? आपको ऑन बोर्ड लिया एक जाता तो वो जैसे मैं कहा कि बारिशों का कंपैरिजन डबल बारिशें और हाई इंटेंसिटी की बारिशें हो रही, प्रीवियस ईयर से पॉन्डिंग तो होती है और पहले भी होती है और अब भी हो रही, लेकिन सिस्टम इफेक्टिवली काम करता है। मसला एक लाहौर का है कि लाहौर में कोई ड्रेनेज सिस्टम डेडिकेटेड सेपरेट नहीं है। थ्रू सीवरेज सिस्टम हम स्टॉर्म वाटर को डिस्पोज ऑफ करते हैं, और जो कि 40 to 50 ईयर्स बैक का मोस्टली लगा हुआ है, और जिसका आउटलिव भी है, अंडर साइज भी है, और पॉपुलेशन भी बड़ी है, लैंड सब डिविजन्स भी हुई हैं, ओपन एरियाज जो हैं वो खत्म हो गए, वर्टिकल डेवलपमेंट हो रही है, तो वेस्ट वाटर उसमें इतना होता है कि उसमें जो स्टॉर्म वाटर का क्वेश्चन है वो बहुत कम हो जाता है। और बारिशों का ट्रेंड अगर रात को बारिश हो तो जो डिस्पोजल है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। सर वी गॉट योर पॉइंट, हमें समझ आ गया सर, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है ना सर वो इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि आलमी दुनिया का मसला है। मतलब क्लाइमेट चेंज हो गया ना, बारिश अगर आप कह रहे हैं कंपैरेटिवली पिछले कई सालों से, और जैसे मैंने शुरू में कहा कि 30 साल रिकॉर्ड तो लाहौर में टूट गया, बट ऑल दो सर हमें पता है कि इस मसले के लिए हमने अपने आप को किस तरह से रेडी करना है। हाँ, फौरी एड्रेस नहीं किया जा सकता, मैं आपकी मजबूरियों को, परेशानियों को, जहाँ पर आप बेबस हैं वो समझ रही हूँ, लेकिन सर ये बताइएगा कि जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक, ये मंसूबा, ये प्रोजेक्ट जिसको शुरू करना था, लारंस के करीब एक टैंक बनाया गया है जिसमें आपने कहा कि अगर 200 मिलीमीटर से बारिश ज्यादा हुई है तो 100 mm स्टोरेज की कैपेसिटी के साथ इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। उसको हम प्रोसीड क्यों नहीं कर सके सर? फंड्स का मसला है, कोई पॉलिटिकल? गार्डन के बाद हमने 2 और बनाए हैं, कश्मीर रोड पे और शेरा वाला रोड जो है सर वो कंप्लीट नहीं है सर अभी तक। वो कंप्लीट और फंक्शनल है हमारे। अच्छा, हमारे पास लगा के हम तो सर उसकी स्टोरेज से हमें क्या फायदा हो रहा है? हम उनको खाली भी करते हैं, ठीक है, वो हो रहे हैं। इसके बाद हमारे इस साल जो वर्ल्ड बैंक का एक ने दिए 2 हमारे स्टॉर्म वाटर टैंक हैं, एक कूपर रोड पे और एक रसूल पार्क में, उनके भी उन्होंने फंडिंग एलोकेट की है। इस तरह ये इन फेजेस हमने 11 टोटल बनाने हैं, 3 बन गए हैं, 2 ये आ गए, और इस तरह हर साल 2-3 सर इससे कितना फायदा होगा हमें, या अगर इस दफा हम इन 3 से कितने मुस्तफीद हो सके ना? अगर बारिश ने इकट्ठा किया था पानी तो फिर जिस तरह पॉन्डिंग होती थी, या कश्मीर रोड पे पॉन्डिंग थी, शेरा वाला पे, वो आज पॉन्डिंग नहीं हो रही होती, आपको 0 पॉन्डिंग। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है हमारी? उनकी 14 लाख गैलन एक टैंक की कैपेसिटी है, हर टैंक की।
तो इसी कैपेसिटी के हमने बनाने हैं इधर भी, तो वो बना रहे हैं, लेकिन इन फेजेस होगा, वो एक ही साल में सारे तो नहीं बनते, डेफिनेटली दूसरे सेक्टर भी होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो इसी तरह हम पोर्टलेव लाइन से इस साल 2 लाइन हमने रिप्लेस की हैं। सब्जादार में 66 बड़ा फीवर होता है 5-5.5 फुट का, उसको रिप्लेस किया है। सर 11 में से माशाल्लाह 3 हम बना चुके हैं। 2022 में ये प्रोजेक्ट हमने मुकम्मल करना था, 11 को हम किस तरह से मीट करेंगे, हम कहाँ तक पहुँचे हैं। सर सिस्टम जो है वो यकीनन स्लो हुआ हुआ है, स्लो डाउन हुआ हुआ है, इस चीज़ को आप भी ऑन करते हैं, हम भी ऑन करते हैं, लेकिन सर इतनी शदीद बारिश को किस तरह से कैटर करना है, मैं 100% की बात ही नहीं करी, मैक्सिमम अगर हम कैटर करें। सर लाहौर की इस दफ़ा जो सिचुएशन हमने देखी वो अनबेरेबल थी, मतलब मैंने अगर अंडरपास को देख लें आप सर, अभी तो बना है, हमने ग्रीन रोड ब्लू रोड लॉन्च की और हमने इतना ज़बरदस्त बनाया, उसका बाकायदा बड़ा अच्छा इफ्तिताह किया, और उसके अलावा अब गड्ढे, अच्छा सबसे बड़ी बात है जो गड्ढे पड़ रहे हैं सर, जो आप कहीं की फिर जोहर टाउन में, मुस्लिम टाउन में, मेन रोड्स पे, सर उसके बारे में। वो जो आप कलमा चौक के अंडरपास की बात कर रहे हैं वो रिसेंटली बना है, इस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो उन्होंने बनाया, और भी वासा के पास नहीं है वो, लेकिन इवन उसमें एक्चुअली अभी सिस्टम इनकम्प्लीट था, उसका जो पंपिंग स्टेशन है वो कम्प्लीट नहीं था। वासा ने उधर टेम्परेरी अरेंजमेंट्स करके पानी निकाला है, और उसके बाद ये 205 mm बारिश जो इसी वीक में हुई है, और उसमें वो क्लियर था, किसी किस्म का उधर कोई इशू नहीं था। बाकी जो लाइंस हैं, सिंक होल्स जो बन रहे हैं, ये क्योंकि पुरानी लाइन है, 40 साल पहले की लाइन ले हुई है, वो आउटलिव्ड हुई है, और उसका भी अप्रूवल के स्टेज में है, वो भी हो जाएगा। बाकी उसको हम रिपेयर कर रहे हैं। जैसे मुस्लिम सर आपने जो बात की हम उसको समझ रहे हैं बिल्कुल, जो आप फरमा रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं आपके अंडर नहीं है, लेकिन सर अगर हम देखें जो कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हो रही है, हमने देखा कि बहुत सारे नहरें नाले जो हैं उस पर भी आबादी जब बनती है, तो क्या LDA से जब ये मामला अप्रूवल होता है तो क्या आपसे भी कोई मशावरत आपके डिपार्टमेंट से भी होती है, और क्या आपकी जानिब से कोई मशवरा दिया जाता है कि भाई आने वाले दिनों में नुकसान होगा जिस तरह हम देख रहे हैं? सर जी देखिए, हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती भी हैं और उनमें इनपुट भी आते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव भी हो रही हैं, कहीं बहुत सारे पॉइंट्स इंप्रूव हुए हैं। आज से लाहौर पीछे जाए तो 72 पॉइंट्स होते थे, अब 19 पॉइंट्स क्रिटिकल हैं, तो इसका मतलब है कि हर साल पॉइंट्स कम हो रहे हैं, अटेंड हो रहे हैं। तो इस तरह आस्ते आस्ते चीज़ें बेहतर हो रही हैं। जितनी तेज़ी से आप कहें कि होना चाहिए वो उतना नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी चीज़ें बेहतर हो रही हैं और कर रहे हैं इंशाल्लाह। ऑल राइट सर, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे और बार बार वो यही कह रहे थे कि सब हो रहा है, सब हो रहा है, सब हो जाएगा, और ग्रेजुअली हम आगे बढ़ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो भी प्रोजेक्ट 2021 और 22 में मुकम्मल होने थे वो अब तक शायद अगले आने वाले 2 सालों में भी मुकम्मल होते नज़र नहीं आ रहे। लाहौर की सूरत हाल आपके सामने है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और वासा की कारकर्दगी भी आपके सामने है। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिससे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली दिस प्लेटफॉर्म इज़ ऑल फॉर दोस्त जो देखते हैं कि या गिला करते हैं, ख़ासतौर पे नौजवान, वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो हम भी इन आर्टिस्ट को सोशल मीडिया से ही उठाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म हमेशा हमने यूटिलाइज़ किया उन तमाम आर्टिस्ट के लिए जिनका काम जो है वो शोकेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से आपकी मुलाकात आज मैंने ज़बीउल्लाह से करानी है, जो कि सैंड आर्टिस्ट है, मतलब रेत के ज़रात से खूबसूरत जो है वो मुख्तलिफ पोर्ट्रेट्स बनाते हैं। वैसे ये 9 बच्चे हैं, 9 नौजवान हैं जो कि मिल के बनाते हैं, लेकिन अभी ज़बीउल्लाह जो है उनके पूरे ग्रुप में से हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़बीउल्लाह, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले आप लोगों को शुक्रगुजार हूँ कि आपने लाइव में लिया। तो ये कि मेरा ग्रुप का नाम राशिदी आर्टिस्ट है और मैं ग्रुप का एडमिन हूँ। मेरे ग्रुप में मेरे भाई समीर शौकत, कबीर अकबर, वहीद अली, वकार नूर, समीर खुर्शीद, बाराम खान, अजीम खान और समीउल्लाह शामिल है। तो ये सैंड आर्ट मैंने अपने उस्ताद राशिद से 2006 में जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट यहाँ पे पाकिस्तान में आए थे, उसी दौरान थोड़ा बहुत शौक था, बचपन का दौर थे, तो जाहिर सी बात है हर कोई अपने शौक में काफियों में मसरूफ रहते थे। तो खुशकिस्मती है कि हमारे यहाँ पे साहिल समंदर भी है गड्डानी शहर में, तो हम लोग कभी शाम के टाइम पे, कभी सुबह, जब भी टाइम मिलता था तो रेत में खेला करते थे, इसमें मुजीबना साजी करते थे, तो वो भी हमने किए हैं। और 2017 में मेरा उस्ताद राशिद रोड एक्सीडेंट में वफात हो गया, तो फोत हो गए। तो उसके बाद हमने 2018 में अपना टीम क्रिएट किया राशिदी आर्टिस्ट में,
तो 2019 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने पार्टिसिपेशन इसमें किया था 80 मेंबरान थे 20 टीम थे। तो उसी दौरान हमारे टीम ने दूसरी पोजीशन हासिल की। अच्छा ज़बीउल्लाह, तो देखिए मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर हम सैंड आर्ट की बात करें या रेत के अगर साहिल समुंदर की बात करें तो ये आर्ट काफ़ी पुराना है। लोग मुख्तलिफ महल बनाते हैं, मुख्तलिफ पोर्ट्रेट बनाते हैं, लेकिन उनका साइज़ कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है। अब आप लोगों ने हम जो दिखा रहे हैं ना ऑन स्क्रीन, ये एरियल व्यू है, मतलब इतनी गडानी का ये साहिल है और सुनहरी रेत आपको वैसे जब उसको अक्स पड़ता है सूरज का तो कितनी खूबसूरत वो चमकती हुई लगती है। लेकिन ये देखें आप इतना ज़बरदस्त पोर्ट्रेट बनाते हैं, कब से ये कर रहे हैं और एक पोर्ट्रेट बनाने में आपकी पूरी टीम को कितना वक्त लगता है? असल में ये पोर्ट्रेट बनाने में तकरीबन पानी पीछे चला जाएगा, लॉ वाटर होगा तो उसी का टाइमिंग है 2 घंटे 2.5 घंटे। तो उसी दौरान हम लोग कभी 3 मेंबर होते हैं, कभी 4 मेंबर होते हैं, तो ये काम कर लेते हैं आराम से 2 घंटे 2.5 घंटे मुकम्मल हो जाता है। और इसका ज़बीउल्लाह, अगर हम बात करें जी 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 ज़बीउल्लाह, अगर हम देखें, एक तो आपने आपका जो इलाका है तो वो भी आपसे जानना चाहेंगे, इलाके का नाम आपने नहीं बताया, लेकिन बहरहाल 7 समंदर है तो वहाँ पे आप यकीन माने ये डिफरेंट है। बहुत सारी चीज़ों में हमने देखा जिस तरह सुहा ने बात की है। अब अगर आर्ट की बात करें, आर्टिस्ट जो है वो अपने आर्ट के जरिए ही पहचाना जाता है। ये वाला आर्ट काफ़ी मुख्तलिफ है पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो इसके ये जो आपने शुरू किया, जाहिर बात है कि क्या बचपन से ख्वाहिश थी कि अगर आर्ट, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ तो होती है इंसान के अंदर, कुछ ना कुछ करने का ढंग होता है, धुन होती है सवार, तो ये वाला आर्ट जो है आपने सोचा था कि रेत पे ही गुजारेंगे क्योंकि ज़्यादा वक्त रेत पे ही गुजरता है बाजी? सर आपको सही सवाल किया था। सवाल ये कि आपने, मेरा जवाब ये कि असल में ये जो आर्ट है जो इंटरनेशनल लेवल के जो लोग करते थे, जैसे आजकल फ्रांस और यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रियों में होता है, मगर वो ज्यादातर कम ही स्केच पाते हैं। तो अगर देखा जाए एशियन में हमारा पाकिस्तान में राशिदी आर्टिस्ट गद्दानी, और मैं गद्दानी से ग्रो करता हूँ, तो ये अभी फिलहाल पहले नंबर पे है यहाँ पे। और हम लोग को इन्वाइट भी मिला है आयरलैंड में, तो इन्वेंट फेस्टिवल में हम लोग बुलाया गया, मगर बदकिस्मती ये है कि हम लोग को यहाँ पे कुछ ना सहूलत मिला ना अखराज है, तो इसी में हम जा रहे हैं अपने मेहनत के साथ। अच्छा ज़बीउल्लाह, मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली यू गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब और हमें गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से भी हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से आप इतनी छोटी जगह से, जहाँ पर लोग ज़्यादा टैलेंटेड हैं लेकिन हम बाहर निकल के नहीं आते हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अब आयरलैंड से एक ऑफ़र आई है आपको, ऑब्वियसली मुल्क से बाहर आई है, वहाँ पर अगर आयरलैंड की हम बात करें तो वहाँ पर साहिल भी बहुत बड़े बड़े हैं, और वहाँ से जो ऑफ़र आई है उसके लिए अब आपका इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का क्या प्लान है? उसके लिए वसाइल कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, कौन सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग का क्या प्लान है इस खास तौर पे इनवाइट को लेके? मैंने अपने यहाँ के इलाके में अपने दोस्तों को, अपने यानी जैसे उनको सबको यही पता है, मैंने दिया भी है कि हमें मदद किया जाए, तो बस यकीन दिला मुझे इसके अलावा कुछ नहीं मिला सकते आगे क्या होगा। तो अपनी मेहनत, अपनी कोशिश, अपनी उम्मीदें बस रखी हुई है इंशाल्लाह। हम इससे पहले भी इजिप्ट में हमें 2019 में भी ऑफर आया था, मगर बदकिस्मती ये कि यहाँ पे कोई लोकल या पासपोर्ट बनाने में कम से कम 5 या 10 दिन प्रोसेस रहता है, मगर उसने मेरे 7 दिन पहले बताया था, तो वो भी हम यानी हमसे रह गए। इसके बाद अभी 2023 में हमें यानी सितंबर के महीने 14 सितंबर को 15 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक वहाँ पे आयरलैंड में फेस्टिवल पे यानी दावतनामा मिला है। यानी यहाँ पे जो इंटरनेशनल लेवल के जो आर्टिस्ट हैं, यानी सैंड आर्ट, स्टोन आर्ट या इसमें भी हमें बुला रहे हैं, तो वहाँ पे असल में खर्चा ज्यादा है, हमारे पास इतना पर्सनैलिटी नहीं है कि हम लोग कैसे जाएं, बस हमें उम्मीद ऐसे रखी है अल्लाह पर, तो कोशिश जारी है इंशाल्लाह। ज़बीउल्लाह, अगर हम देखें आप जैसे नौजवान जो बहुत ज़्यादा टैलेंट हमारे मुख्तलिफ इलाकों में पाया जाता है और वो टैलेंट जो है बड़ी मुश्किल से पहुंचता है बाहर दुनिया में, लेकिन अपने वो टैलेंट कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेता है। अब सोशल मीडिया की बात जो सोहा ने आपसे की, आप सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुए और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं आपको दुनिया से अप्रोच भी किया जा रहा है, और आज अगर हम आपको टेलीविजन की स्क्रीन पर आप हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू हैं। बहुत सारे नौजवान जिनको आप देखते होंगे जिनमें बहुत सारा
टैलेंट है, उनको क्या पैगाम देगी कि सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करके वो अपना आर्ट या अपना जो मुनफरिद उनके पास कुछ आर्ट है वो दुनिया तक पहुंचा सकते हैं? असल में मैं तमाम नौजवान को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में बहुत सारे, अगर फायदे के लिए सोचा जाए तो वो आपके लिए फायदा होगा, अगर आप नुकसान में सोचोगे तो आपको नुकसान होगा। असल में मेरा जो भाई है, मेरे जो टीम इमरान है, समीर शौकत वगैरह, ये सारे मेरे भाई हैं। ये असल में पहले पबजी भी खेला करते थे। मैंने बोला पबजी छोड़ो भाई, आप लोग ऐसा करें, जो मेरे जो सोशल मीडिया पे ये है पोस्ट है, पोस्ट में शेयर करें। तो भाई लोगों ने सारे मिलके, और मेरा सबसे बेहतरीन यानी इमरान में अभी माशाल्लाह मेरे टीम मेंबर है, समीर शौकत मेरा भाई भी है, कबीर अकबर है, ये भी है, वही बनी पे सारे। तो सारे काम करने के बाद तो वो सारे पोस्ट कर लेते सोशल मीडिया में। तो सारी वैसी हर किसी का तकरीबन 10 या 15 या 100 या 1000 या 1500 फ्रेंड होते हैं, तो मुख्तलिफ अलग अलग फ्रेंडों से पहुंच जाते हैं। इससे लोगों से मुझे हौसला अफजाई भी मिलता है। तो वो मेरे लिए अच्छा ज़बीउल्लाह, आप क्या क्विकली अपील करना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कि देखें ये आयरलैंड की जो इनविटेशन है वो बहुत प्रोडक्टिव भी है और अपने आप को या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी आप कर सकते हो, तो लोगों से क्या अपील करना चाहोगे, खासतौर पे मुख्तलिफ महकमा जात से जो कि सपोर्ट करते हैं टैलेंट को? मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मुझे यानी मेरे जो नए नौजवान है वो अभी इस हिसाब से आए हैं, तो इनको यानी मदद करके अखराज देकर, ताकि हम लोग फेस्टिवल में हिस्सा ले सके। आइंदा इंशाल्लाह इससे भी बेहतर हो सकता है, इंशाल्लाह बेहतर कर सकते। तो वो हमसे रह ना जाए। इससे ये तरह है कि आर्टिस्ट, तमाम आर्टिस्ट, मैंने जितने भी आर्टिस्ट दोस्त भाई हैं वो सारे ऐसे मुश्किलात में गुजर रहे हैं, तो उनका मदद कीजिए, क्योंकि आर्टिस्ट का दिल साफ होता है तो वो ज्यादा गरीब होता है। इंशाल्लाह ज़बीउल्लाह आपकी मदद ज़रूर की जाएगी और हमारी तरफ से भी आपको बेस्ट ऑफ लक, हमारी पूरी तरफ से थैंक यू सो मच। और आयरलैंड इज़ लाइक फुल ऑफ टैलेंट हरमीत, इतना टैलेंट भरा पड़ा है ना, ख़ासतौर पे उन इलाकों जहाँ से हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। मेन स्ट्रीम सिटीज़ की तो हम बात करते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए तो आपकी थोड़ी सी थपकी चाहिए, और उस थपकी के साथ जो सपोर्ट आप फाइनेंस से कर सकते हैं, इन फाइनेंसिस की वजह से ये लोग पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते और फिर इसको एज अ प्रोफेशन कैरी ऑन नहीं कर पाते। तो टैलेंट बहुत है, उनको पॉलिश करके कैश करने के लिए हमारे फेडरेशंस को, महकमा जात को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, ताकि स्पोर्ट्स के थ्रू पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो है वो अपना नाम कमा सके। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो पाकिस्तान के लिए खेल के मैदान से काफ़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। इमर्जिंग एशिया कप की अगर हम बात करें तो 28 रन से ये जो है पाकिस्तान ने विक्ट्री अपने नाम की है। और इसके साथ साथ प्रोग्राम के आगाज़ में स्क्वॉश चैम्पियनशिप के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1890s की बात करें तो 86 के बाद 37 साल बाद आज ये जो क्रेडिट है वो हमारे नाम हुआ है कि हमने स्क्वॉश चैम्पियनशिप हमज़ा ने जीती है, और ये हमज़ा को भी मुबारकबाद और पाकिस्तान को भी। खैर विक्ट्रीज़ आहिस्ता आहिस्ता हमारी झोली में पड़ती चली जा रही हैं, और ये एक पॉजिटिव साइन भी है, पॉजिटिव वाइब भी है हमारे प्लेयर्स के लिए कि आगे भी आपने इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना है। लेकिन इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नजीबुल हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कहिएगा कि एशिया कप, अगर हम इमर्जिंग एशिया कप की बात करें तो भारत से हमने विक्ट्री ली है। वैसे विक्ट्री तो हम वैसे बहुत सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन भारत से हो तो वो ज़्यादा सेलिब्रेट करनी चाहिए। आप इस गेम को किस तरह से देखते हैं, कैसी रही परफॉर्मेंस टीम की? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान भारत से हारा था, वो भी अनएक्सेप्टेबल था, क्योंकि ये टीम भारत की टीम से बहुत बेहतर है। दे हैव प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर्स और सम रियली यंग टैलेंटेड क्रिकेटर्स। हमारे पास एक अच्छा पूल था जिसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका ऑब्वियसली, जैसे कप्तान मोहम्मद हारिस है, उनका इंटरनेशनल का भी एक्सपीरियंस है। शाहनवाज धानी भी स्कोर करते थे, ऑल्दो वो फाइनल नहीं खेले थे, लेकिन इस तरह के प्लेयर्स, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, ये सब नॉन खिलाड़ी हैं, तो हम इनसे बेटर एक्सपेक्ट करते थे। और कल ये हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा अच्छा इन्होंने खेला। इसका बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है इनके हेड कोच मसरूर को। मोहम्मद मसरूर ने बड़ा काम किया इनके साथ। उनकी एक आय है यंग टैलेंट को परखने की और उनको ग्रूम करने की। अनफॉर्चुनेटली इनके साथ इतनी बड़ी खुशी मोहम्मद मसरूर को कल रात में मिली, और अभी थोड़ी देर पहले उनके वालिद का इंतकाल हो गया है, तो हम सब उनके इस दुख में भी उनके साथ शरीक हैं।
जी है बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, एक तरफ तो खुशी की खबर लेकिन गम की खबर, लेकिन यही बात है कि अगर आपके पास कोच है, आपकी टीम को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ कर जाते हैं, जो हम देख रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे पाजी कि ये जिस तरह हमने देखा और जो परफॉर्मेंस थी, फिर हमने ताहिर को देखा, उसकी जो सेंचुरी थी, क्या देखते हैं इस टीम में कि बॉलिंग की अगर बात की जाए, बैटिंग की बात की जाए, तो फिर अगर कौमी टीम की बात की जाए तो क्या क्या खिदमात इनसे ली जा सकती हैं और किस किस तरीके से ये अपने आप को मनवा सकते हैं, जो कल हमने देखा? नजीब, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है, सॉरी। जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एक तो तैयब ताहिर की बड़ी शानदार इनिंग थी एंड वी एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम हिम। और अगेन इन लोगों ने, इन लड़कों ने अपनी इस हार का, देखिए परसों से ये चल रहा था और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये लड़के दुआ मांग रहे थे कि फाइनल में हमें इंडिया मिले दोबारा। तो जो हमसे गलती हुई है उसका हम अब बदला लें, और वो उन्होंने लिया और इन अ पॉजिटिव वे। सबने बहुत अच्छा खेला और इससे पता है खुशी बहुत ज्यादा इस बात की होती है कि आपका फ्यूचर सही हाथों में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप हम तीनों बैठ के ना, अगर अभी बैठ के बनाना चाहे, हम पाकिस्तान की टीम 10 मिनट में बना सकते हैं, क्योंकि हमको पता है, हम सारे स्टार्स को जानते हैं, हम उनकी परफॉर्मेंसेस जानते हैं। ये आसान काम है। मुश्किल काम क्या है? टैलेंट जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना और उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है उसको देखना और उसको फिर ग्रूम करना, उसको स्टैंडर्ड का बनाना। सर ये स्टैंडर्ड अगर नजीब, एक और चीज जो मैं जानना चाह रहा हूँ नजीब, अगर हम देखें, हम परसों भी मैं और सोहा यही बात कर रहे थे कि लाहौर कलंदर की मैं बात करूं, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार इस वक्त अगर आपकी टीम में है तो फिर उनकी वजह से है। लेकिन आपको याद होगा कि एक वक्त था कि लाहौर या पेशावर या बड़े शहरों से खिलाड़ी तो निकल आया करते थे, लेकिन छोटे छोटे इलाके, जैसे हम शाहीन को देखें कि पेशावर से आगे कुछ ऐसे इलाके हैं, फिर इसी तरह दीर का इलाका आपने देखा कि वहां से दो नौजवान सवाबी के इलाके से, बड़ा मुश्किल होता था कि नौजवानों को आगे आना जो था। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि ग्राउंड पे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। इसका फायदा जो है कितना ज्यादा होगा, नौजवान जो कुछ करना चाह रहे हैं और उनका जो टैलेंट है उससे कितना इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे हमारी टीम? देखिए इसमें ना एक अच्छी बात भी और एक बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि आपने जैसे कहा ना कि छोटे छोटे इलाकों से टैलेंट सामने आ रहा है और स्पेशली केपीके इसमें बड़ा जबरदस्त जा रहा है। जो आपके वहां से लड़के आ रहे हैं वो बड़े जबरदस्त आ रहे हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा साइन है और बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बड़े शहरों से टैलेंट का कम आना ये एक वरीइंग साइन है और इसकी सिंपल वजह ये है कि बीच में जो हमारे यहाँ हालात खराब हुए ना मुल्क में, वो एक जो हमें दहशतगर्दी से निमटना पड़ा, उसमें माँ बाप अपने बच्चों को दूर दूर मैच खेलने कैसे जाने देते और स्कूल की क्रिकेट बड़ी पीछे चली गई। तो इस वजह से वो हमें एक छोटा सा नुकसान भी हुआ है कि आपके पास वहां से टैलेंट जो है वो थोड़ा कम हो गया है। बड़े शहरों में बच्चों को ना वो एक्सपोजर नहीं मिला, मैं कहूंगा, जो हमारे वक्तों में मिलता था कि हम मैचेस खेलने, कहीं मेरा ताल्लुक कराची से है, अब कराची में पिछले 10-15 साल पहले तो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे ना कुरंगी और कुरंगी मैच खेलने, सही है। तो ये एक गैप आया जो पहले नहीं था, वो थोड़ा सा जरा परेशानी की बात है। लेकिन गुड साइन ये कि पाकिस्तान में क्रिकेट कभी खत्म नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकती सर। अच्छी बात ये भी है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम लाहौर कलंदर्स की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान सुपर लीग ने हमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिनका ताल्लुक छोटे शहर से हो या बड़े शहर से हो, लेकिन एक लंबा अरसा अपने आप को पॉलिश करने के बाद निखर कर अब वो क्रिकेट टीम का हिस्सा बने हैं। इस वक्त हमारी टीम जो आपको पता है टेस्ट सीरीज़ खेल रही है और दूसरा टेस्ट मैच जो है उसका आज पहला दिन है। पहली परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी रही ऑल दो, लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि दोबारा से इस मैच के लिए भी हमें कितनी डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी और किन किन चीज़ों को कीप इन माइंड रखना पड़ेगा उस विक्ट्री को मेंटेन करने के लिए? देखिए श्रीलंका में जाते हुए आपको दो चीजों से निपटना होता है, एक तो उनकी क्वालिटी स्पिन से और दूसरा बारिशों से। तो ये दोनों चीजें जो है उसको सामने रखते हुए खेलना होगा। पिछले टेस्ट मैच में अगर आप देखें तो सऊद शकील की कामयाबी यही थी कि वो स्पिन बहुत जबरदस्त खेलते हैं, बहुत शानदार खेलते हैं और वो हमको नजर आया। साथ में आगा सलमान ने जिस तरह का रोल निभाया, देखिए दिलेर क्रिकेट खेलनी होगी। अब आपने ना जैसे ये बेसबॉल क्रिकेट आप देखते हैं, आप एक तरफ एशेज देखें, दूसरी तरफ आप वेस्ट इंडीज इंडिया का मैच देखें, आपको नींद आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, तो हमें भी उस लेवल पे मीट करना है। और ये मुझे खुशी है इस बात की कि जब हम श्रीलंका के खिलाफ खेले
तो हम 4 और 5 के एवरेज से रन बना रहे थे, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान, जो कि थोड़ा स्लो खेलता है। तो एक्साइटिंग क्रिकेट हो रही है, और अब तो बड़ा लंबा, बड़ा जबरदस्त सीजन है। ये मैचेस खत्म होंगे, इसके बाद एशिया कप के बाद फिर वर्ल्ड कप और फिर PSL, और चलता ही रहेगा। तो अच्छी क्रिकेट चल रही है और पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। एक खुशी की खबर और भी है, शायद आपने सुनी भी होगी। हमजा ने जो 37 साल बाद स्क्वॉश चैंपियनशिप जीती है, मतलब जॉन शेर खान के बाद हमने ये बहुत मुश्किल से खबर, अखबार हो, मैगजीन हो, सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, बड़े अरसे बाद हमें स्क्वॉश के मैदान से अच्छी खबर मिली है। तो अब इसे किस तरह से देखते हैं? जी, बहुत ही जबरदस्त खबर है। देखिए, हम तो कवर करते हैं, मैं तो इंटरनेशनल स्क्वॉश इवेंट्स में जाता हूँ ना, तो वहाँ जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, जब आप उनसे इंटरव्यू करते हैं तो वो सामने से कहते हैं हमने तो जहांगीर खान को देख के शुरू किया था, हमने तो जामशेद खान को देख के शुरू किया था। तो आपको दुख होता है कि ये जो नंबर 1 और नंबर 2 खिलाड़ी हैं, ये आपसे पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, और उनसे आप सवाल पूछो पाकिस्तान कहाँ खो गया है, तो वो कहते हैं हमें खुद समझ नहीं आता कि ये इतनी रूल करने वाला मुल्क ये कहाँ चला गया है। तो हमजा को बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे उनकी इस अचीवमेंट पे बहुत ज्यादा खुशी है। आफ्टर 37 years दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ मिरेकल, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है। बट मैं फिर यही कहूंगा, ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। जहांगीर जानशेर की भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी, इस बच्चे की भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। हमारा सेटअप कोई अच्छा नहीं हो गया है। हमें ये अब सोचना, अगर हम ये सोच रहे हैं कि आगे भी हम इसी तरह अच्छे स्क्वॉश के प्लेयर देना शुरू हो जाएंगे, तो ये हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। हमें सेटअप अच्छा करना होगा, हमें अपना स्ट्रक्चर ऐसा बनाना होगा कि हर थोड़े अरसे बाद कोई एक नया हमजा दिखाई दे। जी हरमीत, बहुत अच्छी बात आपने की। बाजी, एक और चीज जो हम देख रहे हैं, जो खिलाड़ी आता है, जो एथलीट आता है, हमारे शो में आता है या उसको वैसे मुख्तलिफ टेलीविजन की स्क्रीन पर हम देखते हैं, आपने सही बात की कि उनकी अपनी जाती काविश होती है और उसकी वजह से उस मेहनत की बदौलत तो आगे चले जाते हैं। लेकिन ये टैलेंट बेतहाशा है, जो आप स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, आपको ज्यादा पता है। क्या करना होगा? हॉकी का सवाल आपके सामने है। इसी तरह अगर हम स्क्वाश की बात करें, सिर्फ क्रिकेट पे फोकस ही हम सब कर रहा है। स्पॉन्सर की बात करें तो बेचारे जितने स्पोर्ट्स आगे जाना चाह रहे हैं, वो भी बेचारे कहीं ना कहीं माली मुश्किलात का उनको सामना है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा सिंपल आंसर है। खेलों में जब तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होगी, तब तक वो खेल आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, 90s में हिंदुस्तान हमें कहता था हमें अपने साथ मिला लेना, जो भी कर रहे हो, शारजा कप हो रहा है तो हमें साथ रख लेना हर चीज में। क्यों वो हमसे आगे निकल गए? क्योंकि वो उसमें कमर्शियलिज्म लाए। नंबर्स तो उनके पास थे, ये आबादी उनके पास थी, पैसा इन्वेस्ट करने के उनके पास था। जब खिलाड़ी को ये पता होगा कि मेरी फैमिली और मैं सिक्योर हैं, तो वो गेम पे फोकस करेगा। जब उसको टेंशन ये होगी, आपको पता है हॉकी में अब से कुछ टाइम पहले तक, आई डोंट नो करंटली, लेकिन मैच डे पे $100-120 मिलता था, दैट्स इट। उसके अलावा आपको मिलता ही कुछ नहीं है। जॉब्स आपने खत्म कर दी हैं। तो जॉब्स होती थी, देखिए हमें और आपको तो ये लगता है ना यार, ये 30-35 हजार की जॉब इनको क्या दे देगी, नहीं, उनके लिए एक बेसिक। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है जिसको मैं भी एड्रेस करना चाहती हूँ कि फैमिलीज का सिक्योर फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप बजट की बात करें और अगर आप तरक्याती फंड्स की बात करें, तो उनमें खेल के लिए खासतौर पे ये बजट मुख्तस करना अब वक्त की अहम ज़रूरत भी है। नजीब, थैंक यू सो मच फॉर बी, और काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन रहेगी आपके साथ। अब हमने लेनी है आपसे छुट्टी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।